इब्तिदा है रब अज़ीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के बेद बखूबी जानता है। यूट्यूब पे देखने वाले तमाम स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लर्न विद शकील अंजुम, और आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो हमारे तकरीबन 11 लेक्चर थे उन सब को एक ही वीडियो में रिवाइज़ करने वाले हैं। और जो हमारे कंप्यूटर क्लास के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने असाइनमेंट बनानी है, तो उन्होंने ये चाहा कि उन्हें ये दोबारा एक दफ़ा रिवाइज़ करवा दिया जाए ताकि असाइनमेंट बनाते हुए कोई चीज़ जो माइंड से निकल गई है वो दोबारा से एक दफ़ा रिवीजन के बायस इनको समझ आ जाए ताकि असाइनमेंट बनाने में मुश्किल ना हो। उससे पहले जो यूट्यूब पे हमारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये कोर्स 1 बाय 1 देखना चाहते हैं तो भी, या आप दीगर कोर्सेज भी करना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियोस आपको मिलती रहें। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला लेक्चर था कि व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट, व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट का जिक्र है तो हमारी वेबसाइट पे भी हमने इसके बारे में जिक्र किया हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बनाती है और उन्हें डेवलप करती है। तो यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट को ओपन करता हूँ। जो ऑनलाइन हमारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको भी ये इल्म होना चाहिए कि हमारी जो वेबसाइट है उसका नाम है लर्न विद शकील अंजुम। इसी नाम से यूट्यूब चैनल भी है और इसी नाम से हमारी वेबसाइट भी है। तो यहाँ पर थ्योरेटिकल जो हमारी लेक्चर्स हैं उनके अंदर जो चीज़ें बताई जाती हैं वो भी मौजूद होते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट क्या है, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है कि माइक्रोसॉफ्ट क्या चीज़ है। तो यहाँ से आप आकर इसको सर्च भी कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट जैसा मैंने आपको ओरली भी बताया और ये वेबसाइट में भी आप देख सकते हैं कि ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है, अमेरिका से इसका ताल्लुक़ है। और ये कंपनी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और पर्सनल कंप्यूटर बनाती भी है और इन्हें डेवलप भी करती है। और 1975 यानी 1975 में पॉल एलन और बिल गेट्स ने इसकी बुनियाद रखी थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो अमेरिका में है, वाशिंगटन में। रेडमंड नाम है, रेडमंड वाशिंगटन अमेरिका में। और गुज़श्ता तकरीबन कई दहाइयों से ये एक सफ़े अव्वल की कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बनाती है, उन्हें डेवलप करती है और इसी तरह से इंटरनेट से मुतल्लिका या टेक्नोलॉजी से मुतल्लिका डिवाइसेस भी बनाती है, जिनमें हम देखें तो सरफेस लाइन का जिक्र हुआ है। जैसे एप्पल ने जो है वो अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की हुई हैं, तो ये माइक्रोसॉफ्ट वालों ने अपना जो इनका आप लैपटॉप आम ज़बान में जिसे कह सकते हैं वो सरफेस लाइन उन्होंने अपना जारी किया हुआ है। तो वो आप यहाँ पर वेबसाइट में सरफेस लाइन सर्च करके तो वो भी देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट सरफेस लाइन क्या चीज़ है। उसके बाद ये तो आपको पता चल गया कि माइक्रोसॉफ्ट क्या चीज़ है। दूसरी बात है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या चीज़ है। उससे पहले हम देखते चलें कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या चीज़ है। इसी माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से एक पूरा पैकेज बनाया हुआ है जिसे एक सूट भी कहते हैं, और इसके अंदर ये हमारे 6 प्रोग्राम हैं। ये आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। तो ये वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, पावर पॉइंट है, आउटलुक है, एक्सेस है, और इसी तरह से ये इसकी दीगर कुछ, इसमें जो नया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसमें कुछ दीगर मज़ीद चीज़ें भी शामिल की गई हैं। तो ये एक पूरा पैकेज है और इस पैकेज के अंदर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है जिसको हम आज शुरू करने वाले हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो इंग्लिश का वर्ड प्रोसेसर है जो इंग्लिश के डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
तो वो भी आप यहाँ से सर्च बार में आके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में सर्च कर सकते हैं, या यहाँ पर हमारे मेन्यूज़ में जाके निकाल सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये क्या चीज़ है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंग्लिश का एक वर्ड प्रोसेसर है जो इंग्लिश के डॉक्यूमेंट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, और तो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने इसको बनाया हुआ है, और इसकी कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए इसमें डेवलपमेंट्स होती हैं, इसके नए वर्जन्स आते रहते हैं। और इसकी जो एक फ़ाइल है उसको .docx इसकी एक्सटेंशन है, इस एक्सटेंशन से इसकी फ़ाइल जो है उसकी एक अपनी यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है। और इसमें लिखने के लिए क्या इस्तेमाल किए जाते हैं? पेज इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये तहरीरी मवाद के लिए, ख़त लिखने के लिए, रिपोर्ट्स बनाने के लिए, मज़ामीन लिखने के लिए, इन मकासद के लिए MS वर्ड इस्तेमाल होता है। जब आप MS वर्ड खोलते हैं तो इसका इंटरफेस आपको कैसा नज़र आएगा वो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ। ये हमारे सामने मौजूद है, MS वर्ड मौजूद है। वेबसाइट पे हमने इसको ऑलरेडी लेबल करके भी रखा हुआ है, ये आपके सामने है। ये तो ये टाइटल बार है, इसकी रिबन बार है, रिबन टैब्स जिनको कहा जाता है, क्विक एक्सेस बार है, ऑफिस बटन है, उसके बाद ये पूरा रिबन है। इन टैब्स पे आप क्लिक करेंगे तो उनसे मुतल्लिका रिबन खुलता जाएगा। इसी तरह से टैब सेलेक्टर है, ये क्या इनके काम है, ये जब हम काम करेंगे आपको साथ साथ पता चलता जाएगा। वर्टिकल रूलर है, स्टेटस बार है, व्यू बटन्स हैं, जूम स्लाइडर है, वर्टिकल स्क्रॉल बार है। यहाँ पर आपने हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी देखी होगी। अगर हम जूम करें इसको तो फिर इसकी जैसे ये वर्टिकल जूम बार है, यहाँ पर इसकी हॉरिजॉन्टल जूम बार भी आ जाती है। और ये व्यू कंट्रोल्स हैं, ये यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये व्यू कंट्रोल्स हैं ये वाले। तो यहाँ पर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। दोबारा क्लिक करेंगे तो जो ओरिजिनल MS वर्ड की विंडो है उसमें ये रिस्टोर हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक करने से ये आपके टास्क बार पे मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, बाकी की चीज़ें लेबल हुई हैं, मैंने बता भी दी हैं। मेरी कोशिश है कि लेक्चर बहुत ज़्यादा तवील ना हो, क्योंकि सारे लेक्चर इस एक लेक्चर में हमने रिवाइज़ करने हैं। इससे आगे हम बढ़ते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलते हैं। इसकी बुनियादी जो चीज़ें हैं वो तो हमने देख ली कि माइक्रोसॉफ्ट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है और MS वर्ड क्या है, ये आपको पता चल गया है। उसके बाद वेलकम विंडो का जिक्र हुआ है। तो वेलकम विंडो कब आती है? यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट के लिए जब आप क्लिक करते हैं तो ये इसकी वेलकम विंडो है, और यहाँ पर कुछ ब्लैंक एंड रीसेंट के नाम से दिया गया है। मतलब जो रिसेंटली आपने बनाई होंगी वो भी यहाँ पर शो होंगी, और ब्लैंक आपकी कुछ टेम्पलेट्स हैं वो भी यहाँ पर शो होंगी। इनमें से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डबल क्लिक करें या क्रिएट क्लिक करें, तो ऐसा करने से आपके सामने आपकी पहली फ़ाइल आ जाएगी, आपका डॉक्यूमेंट आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक पेज है। हमने इसके तारुफ में कहा कि इसमें लिखने के लिए पेज इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद हम देखते हैं, आउटलाइंस पे चले जाते हैं। इंटरफेस हो गया इसका, ऑफिस बटन के बारे में ज़िक्र हुआ है। तो ये हमारा ऑफिस का बटन है। फाइल मेन्यू के नाम से भी इसको हमने, जो साबका हमारे थे, बल्कि जो इसके बाद जो भी लेटेस्ट वर्जन आया है उसमें भी इस यहाँ पर ये फ़ाइल के नाम से मेन्यू है। तो ऑफिस बटन में ये सेम ऑप्शंस हैं, फाइल का नाम हो या ऑफिस लिखा हो। न्यू की ऑप्शन है, ये जब मैंने अभी न्यू वेलकम विंडो जो आई थी वो न्यू आप दबाएंगे तो वही आएगी, ये हम देख चुके हैं। ओपन क्या है? आपने कहीं पर कोई फ़ाइल सेव की हुई है अपने PC के अंदर, डेस्कटॉप पे है, C ड्राइव में है, डॉक्यूमेंट्स में है, जहाँ कहीं भी आपकी फ़ाइल पड़ी हुई है, ओपन की ऑप्शन से आप उसको जाकर ओपन कर सकते हैं। जैसे हमारी यहाँ पर कोर्स आउटलाइंस मैंने कहीं पर रखी हुई हैं, तो C ड्राइव के अंदर कंप्यूटर कोर्सेज़ के नाम से मैंने फ़ोल्डर बनाया हुआ है, और यहाँ पर फाइल्स, और इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल्स हैं, और यहाँ पर जो भी हमारी मुतल्लिका डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैंने रखे होते हैं। तो मैंने अगर ओपन करना होते हैं अक्सर औकात तो फिर यहाँ से जाके खोलता हूँ। अक्सर जब मैं क्लिक करता हूँ तो डाउनलोड्स ओपन हुआ होता है या माई डॉक्यूमेंट्स ओपन हुआ होता है। तो मेरी तो फाइलें कहाँ पर पड़ी होती हैं? यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फ़ाइलें जो हैं, इससे मुतल्लिका जो एक्सेल की हैं, दूसरी सारी हैं,
बल्कि इन पेज वगैरह की भी मैंने ये फाइल्स के नाम से रखा हुआ है। और यहाँ पे इलस्ट्रेटर, ऑटो कैड है, कोरल ड्रा है, बाकी सारी हैं। तो ये MS वर्ड की फ़ाइलें पड़ी हुई हैं। जैसे ये अटेंडेंस शीट है, ब्लैंक है, इसको ओपन मैं करता हूँ तो ये हमारे सामने आ गई है। ठीक है, मैं यहाँ से इसको क्लोज़ कर देता हूँ और ये क्लोज़ करने से आपकी फ़ाइल क्लोज़ हो जाती है। मैं दोबारा से यहाँ से न्यू फाइल ले लेता हूँ। इसके अंदर सेव और सेव एज़ के दो आपको नज़र आ रहे हैं बटन। अब इनकी क्या ज़रूरत है? देखें, सेव में हम अपनी फ़ाइल को सेव करते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे ठीक है, ये मैंने एक सेंटेंस लिखा, फाइल पे गए और इसको सेव मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे लास्ट टाइम जो भी आपकी फ़ोल्डर ओपन है, जैसे आपके सामने मैंने अभी ये फाइल्स खोली थी कंप्यूटर कोर्सेज़ के नाम से फ़ोल्डर में, और उसके अंदर MS वर्ड की मैंने खोली थी। इसको खोलने के लिए तो जो लास्ट टाइम आपके कंप्यूटर पे फ़ोल्डर आपने खोला या किसी दूसरे ने खोला होता है, वो वाला आपके सामने खुल जाता है। तो मैंने जैसे ही यहाँ से जाकर सेव पे क्लिक किया तो सेव मुझे बता रहा है कि यहाँ पर आप सेव करना चाहते हैं इस फाइल को। तो मैं अगर यहाँ पे सेव करना है इसी नाम से तो मैं ये सेव दबा दूंगा। ठीक है, तो बल्कि मैं कर ही देता हूँ, बाद में डिलीट कर लूँगा, वैसे तो वहाँ पे काम की चीज़ें हैं। अब ये आप ऊपर देख सकते हैं कि ये टाइटल बार में इसको टाइटल क्या मिल गया है। इसके जो ग्रिप में पहले जो फिक्रा था, इसका पहला सेंटेंस था, उसके जितने वर्ड टाइटल में आ सके तकरीबन सारे ही आ गए हैं। उसने इनको टाइटल बना दिया, क्योंकि मैंने टाइटल दिया ही नहीं था। तो इसने इसका नाम भी खुद मुंतखब कर लिया और कहाँ पर इसको सेव करना है वो भी इसने खुद ब खुद ही मुंतखब कर ली। अब हम देखें तो सेव एज़ की अब हमें समझ आएगी, क्योंकि इसी सेव को बार बार दबाने से अब क्या होगा, अब ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि इसके अंदर अगर मैं कोई चीज़ इजाफा कर देता हूँ, वो सेव करूँगा तो वो फिर नेक्स्ट जब मैं खोलूँगा इसमें मौजूद होगा। अदरवाइज़ अगर मैं सेव नहीं करता, ऐसे ही इसको बंद कर देता हूँ, तो ऐसे ही ये रहेगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे इसका रंग तब्दील करता हूँ। अगर तो मैं सेव कर देता हूँ, दैट्स गुड, ये सेव हो जाएगा। अदरवाइज़ ये अगर बिजली चली जाती है तो फिर ये ब्लैक ही रहेगा। क्यों? मैंने जो नया काम किया था उसको सेव नहीं किया हुआ। ठीक है, तो अब सेव एज़ का हमें यहाँ पे पता चलना चाहिए कि सेव एज़ क्यों है। सेव का तो पता चल गया, जो भी आप इजाफा कर रहे हैं कि आप चाह रहे हैं कि मैं जो जो कर रहा हूँ वो सेव होता जाए, बिजली शिजली चली जाए तो वो ज़ाया ना हो, तो सेव दबाते रहें। अगर आपने पूरा पेज बना दिया, अक्सर आप लोग भी करते रहे हैं, स्टूडेंट्स मेरे, पूरी एप्लीकेशन लिख दी है, लेटर लिख दिया, सेव नहीं किया, बस पहली एक लाइन सेव की थी, वही सेव रहती है। अगर आप सारा डॉक्यूमेंट सेव रखना चाहते हैं तो जैसे जैसे आप काम कर रहे हैं 5-10 मिनट बाद Ctrl+S करते जाएं या फिर यहाँ से जाके सेव। तो ज़्यादा स्टूडेंट Ctrl+S करते रहते हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद। ये जो भी हम चेंजिंग करते हैं, कमी कर रहे हैं या बेशी कर रहे हैं, वो सेव होती जाएगी। ठीक है, अब सेव एज़ क्यों इस्तेमाल होता है, इसकी क्यों ज़रूरत पेश आई जब एक बटन है जो सेव का? इसकी ज़रूरत इसलिए कि मेरी फ़ाइल, अपनी ही एग्जांपल हम लेते हैं कि ये एक पूरा सेंटेंस के नाम से है, मैंने इसको रखना है अपने नाम से। तो अब अगर मैं सेव को इस्तेमाल करूँ, नहीं जी मैंने दोबारा सेव करना है, तो ये काम नहीं करेगा। मैंने दोनों काम इकट्ठे करने हैं। आप एक काम भी कर सकते हैं, जी मैंने फ़ाइल का नाम चेंज करना है, सेव ये वहीं पे रहे जहाँ पे पहले सेव थी, तो भी आप ठीक है। अगर आप नाम यही रखना चाहते हैं, जगह तब्दील करना चाहते हैं, तो भी सेव एज़ इस्तेमाल होगा। और अगर दोनों चीज़ें चेंज करनी हैं तो भी क्या इस्तेमाल होगा, सेव एज़ इस्तेमाल होगा। मैं इसकी जगह और नाम दोनों एक साथ सेव कर देता हूँ, अलहदा कर देता हूँ, क्योंकि ऐसे लेक्चर बहुत तवील हो जाएगा। तो मैं इसकी जगह क्या कर देता हूँ जी, मैं कहता हूँ डेस्कटॉप पे सेव करना है और अपने नाम से सेव करना है, ताकि मुझे पता चल जाए कि ये मेरी फ़ाइल है। वैसे तो यहाँ पे स्टूडेंट सारे ही तकरीबन जो है वो अपनी क्विक ब्राउन के नाम से सेव करते होंगे प्रैक्टिस करते हुए। तो मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लिया है। अब इसकी एक कॉपी वहाँ पे भी मौजूद है और एक यहाँ पर भी आ गई है। ये सॉरी, ये नहीं है, शकील अंजुम, एस प्रेस कर लेते हैं अपने कीबोर्ड से, ये आ गई है। नहीं, ये भी नहीं है, रिफ़्रेश कर लेते हैं एक दफ़ा। सेव तो यहीं पे होनी चाहिए लेकिन आई नहीं, दोबारा चेक कर लेते हैं। फाइल, सेव एज़, यहाँ से मैं जाके करता हूँ। आई थिंक कि वो कोई डेस्कटॉप के नाम से फ़ोल्डर था, वहाँ पे सेव हुई है।
तो अब सेव हो गई होगी, यहाँ पे ये आ गई। ठीक है जी। तो ये छोटी मोटी मिस्टेक्स मैं एडिट नहीं करूँगा, ये भी बीच में मौजूद रहनी चाहिए ताकि आपको पता चलता जाए कि जब हम गलतियाँ करते हैं तो हम फिर ज़्यादा सीखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इसको कंटिन्यू रखना है। फिलहाल हमने इसमें कुछ चीज़ें हैं। सेव और सेव एज का पता चल गया, किसी को समझ ना आई हो? आ गई है? अच्छा जी, क्योंकि ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं तो आज रिवीजन है। प्रिंट, प्रिंट क्या कि आपने जो डॉक्यूमेंट बनाया आपने उसको अगर प्रिंट करना है तो ये इसका इस्तेमाल होगा। इसको हम एंड पे जाके करते हैं क्योंकि अभी हमने पेज लेआउट देखना है, तो एक ही आज लेक्चर है तो ये सारा कवर हो जाएगा। साथ में प्रिंट को हम ज़रा एंड पे जाके देखते हैं। अभी हम देख लेते हैं साथ में जो क्लोज की ऑप्शन है, ये ऑलरेडी आप देख चुके हैं। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अच्छा जी, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 था। उसके बाद था कॉपी, कट, पेस्ट वगैरह आपने ये, और फॉर्मेट पेंटर साथ में देखना है। देखिए मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ इस ऊपर वाले सेंटेंस की। कलर मैं इसको सारा इसका फ़िलहाल कर देता हूँ ऑटोमेटिक। एक मैंने सेंटेंस ये लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हम RAND रैंडम, और ये एक छोटा सा कोड है जिसके ज़रिए आपको लिखे लिखाए सेंटेंस मिल जाते हैं, लिखे लिखाया पैराग्राफ मिल जाता है। तो यहाँ पर कॉपी का हमने देखना है कि ये वाला सेंटेंस जो है इसकी हमें कॉपीज़ चाहिए हर एक पैरे के एंड पे, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी करूँगा और इसको हर एक पैरे के एंड पे पेस्ट कर देता हूँ। तो क्या हुआ, समझ ये आई कि मैंने जब इसे कॉपी करना था मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, मैंने क्या किया, और फिर इसको सिलेक्ट किया। तो सिलेक्ट करने के यहाँ तो आप क्लिक करके ड्रैग करके कर लें, या जब आप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो कुछ इस तरह का एरो जब बनता है, चलें आप इसी तरह से फिलहाल इसको क्लिक कर लें और इसको सिलेक्ट कर लें, ठीक है। जब ये आपकी सिलेक्शन हो जाती है, वैसे तो ये यहाँ पर आप पॉइंटर रखेंगे तो पूरा सेंटेंस ये क्लिक कर देता है, ठीक है, इस तरह से। तो ये इस तरह शायद स्टूडेंट्स को ना पता चले, तो मेरा ख्याल आप ऐसे ही फ़िलहाल कर लें। तो आप कॉपी करने के लिए पहले सिलेक्शन करना लाजमी है। जैसे कॉपी करने वाली मशीन के अंदर आपने ऊपर कोई प्रिंट जो करना है आपने, जो कॉपी करना है उस डॉक्यूमेंट को आपने रखा होगा तो उसकी कॉपी होगी ना, हवाओं में तो कॉपी नहीं कोई बन जाती। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसको मैंने कॉपी करना है, तो यहाँ पर ये हमारे पास कॉपी का ये बटन मौजूद है। राइट क्लिक करके भी आप यही कॉपी कर सकते हैं। और इसका एक तीसरा तरीका है शॉर्टकट की, और वो क्या है, Ctrl+C करने से भी आप इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। अब ये Ctrl+C दबा लिया, कॉपी हो गया। और फिर यहाँ पर आकर मैंने पेस्ट करना था, तो मैंने यहाँ पर इसको यहाँ पे क्लिक किया, राइट क्लिक करके पेस्ट कर लें, यहाँ पर जाकर पेस्ट कर लें, या फिर अपने कंप्यूटर से Ctrl+V प्रेस करें और ये पेस्ट हो जाएगा। ये अप्लाई नहीं हो रहा, यहीं से कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा कॉपी करने का कॉन्सेप्ट आपके सामने आ गया। और इसमें एक चीज़ है कि वहाँ पर तो पेस्ट हुआ लेकिन यहाँ पर इसका ओरिजिनल मौजूद है। इसके बरक्स अगर मैं कट करता हूँ, इसको राइट क्लिक करके कर लें या यहाँ पर जाकर, क्या हुआ है, यहाँ पर तो पेस्ट हो गया सब में, लेकिन अपनी असली जगह से ये ख़त्म हो गया, मूव हो गया वहाँ से, ठीक है, मूव हो गया नेक्स्ट जगह पे। तो कॉपी में ये अपनी जगह भी मौजूद रहता है और उसका एक डुप्लीकेट जहाँ पर हम पेस्ट करते हैं वहाँ पर भी चला जाता है। जबकि जो कट है, कट का मतलब है कि चीज़ को वहाँ से ख़त्म कर देना है, उसको मूव कर देना है वहाँ से। इसके बाद फॉर्मेट पेंटर है। फॉर्मेट पेंटर का क्या काम है कि यहाँ पे मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं एक सेंटेंस जो है इसको कोई कलर दे देता हूँ अपनी मर्ज़ी का, नया कोई भी यहाँ से बना के ये कर लेते हैं ताकि स्टूडेंट्स को स्क्रीन पे नज़र भी आए। और इसको मैं कोई फॉन्ट भी नहीं दे देता हूँ, ठीक है, और भी जो कुछ इसमें कर सकता हूँ। तो ये अब जो मैंने किया है, नेक्स्ट टाइम में भी मैं डॉक्यूमेंट खोलूँ तो ये कलर ना मिले, क्योंकि ये कस्टमाइज कलर है। या किसी का बना हुआ डॉक्यूमेंट मेरे पास आया है और मैंने उस जैसा मज़ीद नीचे कुछ बनाना है, तो वहाँ से मैं उस चीज़ को कॉपी कर सकता हूँ फॉर्मेट पेंटर के ज़रिए। यही कलर, यही फॉन्ट, ये जो काम मैंने 3-4 मरहलों में किया है,
अगर मैंने इसके ऊपर इसको लगाना है तो मैं एक ही मरहले में लगा सकता हूँ। फॉर्मेट पेंटर लिया, यहाँ से फॉर्मेट पेंटर लिया और जितने हिस्से को मैंने ये वाला फॉर्मेट है, इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ और यहाँ पर जहाँ पर मैंने आके इसको लगाना है, इसको मैं उतने हिस्से को सिलेक्ट कर लूँगा जितने हिस्से पे मैंने ये लगाना है। यहाँ तक मैं कर लेता हूँ, बाकी सब वैसे रहने देता हूँ। तो क्या हुआ कि इस पे जो फॉर्मेटिंग लगाई थी वो फॉर्मेट मैंने यहाँ से उठाया और जहाँ कहीं पे मैंने जाके लगाना है वहाँ पर मैं ड्रैग कर देता हूँ उतने एरिए में, तो ये वहाँ पर चला जाता है। इसी तरह ये जो हमने लगाई है हम इसको क्लियर भी कर सकते हैं। कैसे? हम इस हिस्से को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर फॉन्ट के अंदर हमारे पास मौजूद है क्लियर फॉर्मेटिंग की ऑप्शन। तो ये इस पर क्लिक किया, देखें अपनी असली हालत में ये चला गया। तो ये फॉर्मेट लगाना और इसको क्लियर करना ये भी आपको मैंने बता दिया। ये हमारा दूसरा लेक्चर था, ठीक है जी। उसके बाद है फॉन्ट और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ये बहुत अहम मरहला है। फॉन्ट क्या चीज़ होती है? फॉन्ट लिखाई को कहते हैं। आपकी एक अपनी लिखाई है, आपकी एक अपनी लिखाई है, ठीक है, मेरी एक अपनी लिखाई है। तो इसी तरह से फॉन्ट कहते हैं लिखाई को, आप कह सकते हैं कि रस्मुल ख़त को, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें तो ये फॉन्ट्स की एक लंबी फहरिस्त मौजूद है। जो भी इस कंप्यूटर में किसी तरह से किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से मुतल्लिका फ़ॉन्ट में हमने ऐड की, इसके MS वर्ड के साथ आई या जो विंडो के अंदर थी, मज़ीद फ़ॉन्ट्स भी आप जाके शामिल कर सकते हैं। तो फ़ॉन्ट कहते हैं लिखाई को। ये जो हमारे पास 2007 का MS वर्ड है, इसकी जो अपनी फ़ॉन्ट है वो है कैलिबरी फ़ॉन्ट। जबकि आप अगर इससे पिछला जो हम पढ़ते रहे हैं, जब हमने कभी सीखा था, तो उस टाइम जो 2006 का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड था उसकी जो अपनी बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट थी वो थी टाइम्स न्यू रोमन। टाइम्स न्यू रोमन कौन सी फ़ॉन्ट है? लेट्स सी। यहाँ पे मैं जाता हूँ, ये टाइम्स न्यू रोमन लास्ट टाइम मैंने एक लेक्चर में बताई थी। तो यहाँ से मैं जूम आई थिंक ज़्यादा कर लेना चाहिए। ये देखें, तो ये टाइम्स न्यू रोमन है और ये कैलिबरी फ़ॉन्ट है। इसी तरह एक पूरी फहरिस्त है। जैसे जो रीडेबिलिटी के एतबार से जो एक्सपर्ट्स हैं वो समझते हैं कि वरदाना एक ऐसी फ़ॉन्ट है जिसे पढ़ना इजी है, जिनकी नज़र कमज़ोर है उनके लिए भी ये वरदाना फ़ॉन्ट। तो ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये एक वाज़ेह फ़ॉन्ट है। इसी तरह से वरदाना की तरह एरियल भी है। एरियल भी जो है वो, अब एरियल में बोल्ड भी है, टैलिक भी है। तो थोड़े थोड़े फ़र्क के साथ ये मिलती जुलती फ़ॉन्टें हैं। अब सारी फ़ॉन्ट्स में आपको नहीं बता सकता एक लेक्चर में, तो ये वैसे भी इसमें कोई बहुत ज़्यादा बताने वाली बात ही नहीं। ये आप खुद इनको अप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि कौन सी फ़ॉन्ट का क्या काम है, उससे क्या फंक्शन होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद साइज़ है फ़ॉन्ट का, तो ये आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट इसका 11 साइज़ होता है कैलिबरी फ़ॉन्ट का। तो आप इसको यहाँ से बड़ा करें, इसको छोटा करें, तो ये देखें फिगर्स चेंज हो रहे हैं। डायरेक्ट यहाँ से भी आके आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये हो चुका है हमारा क्लियर फॉर्मेटिंग। बोल्ड है, तो यहाँ से मैं कुछ हिस्सा बोल्ड कर देता हूँ। ये मैंने नॉर्मल रखा हुआ है, इस हिस्से को मैं बोल्ड कर देता हूँ। तो अल्फाज कुछ नुमायाँ और कुछ मज़ीद गहरे स्याह कलर के हो गए हैं। इसी तरह कोई भी कलर आपने यूज़ किया है तो अल्फाज को नुमायाँ करने के लिए बोल्ड की ऑप्शन को हम इस्तेमाल करते हैं। इटैलिक की ऑप्शन है, इटालियन लैंग्वेज जो थोड़ा तिरछे अंदाज में लिखी जाती है, तिरछे रस्मुल ख़त में आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो फ़ॉन्ट है वो इटालियन हो जाएगी, कुछ तिरछी किस्म की हो जाएगी। किसी हिस्से को आपने अंडरलाइन करना है तो यहाँ पर अंडरलाइन यू से होता है, तो ये उसका बटन भी बना हुआ है। आप क्लिक करेंगे तो ये हमारा हिस्सा अंडरलाइन हो गया है। उसके बाद स्ट्राइक थ्रो है। स्ट्राइक होता है किसी चीज़ का टकरा जाना, किसी चीज़ का बजना जाके किसी चीज़ को। तो यहाँ पर स्ट्राइक थ्रो से मुराद है कि हमारे टेक्स्ट में से लाइन एक गुजरेगी, ये स्ट्राइक थ्रो है। उसके बाद सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट है। इसको समझने के लिए बड़ी अच्छी मिसाल है हमारे पास। पानी का क्या फार्मूला है जी? हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 होता है। इसी तरह एक मैथ में हम पढ़ते रहे हैं, उस जिससे मेरी जान भी जाती थी मैथ से। तो a² प्लस b² प्लस 2ab, कैपिटल रखते हैं इनको भी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता है कि a
और b ये स्केयर है, तो 2 जो है पावर में है। तो यहाँ पर आप देखें ये 2 पावर में इन्होंने बताया हुआ है, इसको क्लिक करेंगे तो यही होगा। इसी तरह अगर आप यहाँ से नहीं, आपको कोई दूसरा वर्जन यूज़ कर रहे हैं, नहीं सामने मिलता, तो फॉन्ट के अंदर भी आप जा सकते हैं और फॉन्ट के अंदर जाकर यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट ये लिखा हुआ है, तो इससे भी सेम देखें ये है, जैसे ये हुआ था मैं ओके करता हूँ तो ये भी पावर। इसी तरह सबस्क्रिप्ट है, हाइड्रोजन के 2 होते हैं इसमें मॉलिक्यूल, तो ये नीचे आएगा, यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो सेम इसी तरह अगर आप फॉन्ट में जाएं तो सबस्क्रिप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद चेंज केस है, उसके लिए हमारे पास सेंटेंस जो मौजूद था हम दोबारा से उसी को लिख लेते हैं। यहाँ पे नीचे मैं लिख लेता हूँ, आ क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर दी लेजी डॉग। तो आ क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर दी लेजी डॉग मैंने लिखा हुआ है और यहाँ पर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। इसका कीबोर्ड नहीं इसको अप्लाई कर रहा, तो मैं फिर अब इसी से करता हूँ। नॉर्मली कीबोर्ड से ही मैं करता हूँ, लेकिन ये आई डोंट नो कि क्या इसको इस टाइम हुआ है। नहीं जी, तो यहाँ पर ये सेंटेंस केस है। हमें पता है कि अंग्रेज़ी का पहला जो हरफ होता है वो हमेशा बड़ा होता है, कैपिटल होता है, और उसके एंड पे जहाँ पे फिक्रा हम ख़त्म करते हैं हमेशा फुल स्टॉप होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये चेंज केस में ये सेंटेंस केस ऑलरेडी मौजूद है। दूसरा है लोअर केस। लोअर केस में हम क्लिक करते हैं तो पहला भी स्मॉल लेटर हो गया, सभी स्मॉल लेटर्स हैं। नीचे वाले पे आते हैं, अगला केस देखते हैं, यहाँ पे अपर केस है तो सारे कैपिटल हो जाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट है कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या है कि हर एक वर्ड का पहला जो हमारा करैक्टर है वो कैपिटल हो गया है, और दूसरा उसका उल्टा है, पहले स्मॉल हो जाएंगे और बाकी सारे कैपिटल हो जाएंगे। तो ये कुछ चेंज केस हैं, इनकी तो नहीं है ज़रूरत पड़ी, लेकिन ये जो ऊपर वाले हैं इनकी नॉर्मली हमें अक्सर ज़रूरत पड़ जाती है, तो ये आपको पता होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है टेक्स्ट हाइलाइटर। तो हाइलाइटर आप किताबों में इस्तेमाल करते रहे हैं, मैट्रिक में बिलखसूस मैंने तो उसको जो डेफिनेशंस होती थी उनको हाईलाइट करने के लिए, तो हाइलाइटर हमारे पास कुछ डार्क पिंक कलर के भी होते थे, येलो जो शाइनिंग कलर होता था, ब्लू कलर भी होता था, ग्रीन शाइनिंग कलर जो होता था। तो यहाँ पर इसका यही काम है। अब यहाँ पर अक्सर औकात होता है कि ये यहाँ पर भी आपको एक ये बाल्ट नज़र आ रही है, बाल्टी नज़र आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी मैं इसको येलो कलर दे देता हूँ, ये 2 हिस्सों को करके मैं येलो कलर दे देता हूँ। यहाँ पर मैंने ये शेडिंग दी हुई है, ठीक है, और यहाँ पर मैं हमारा जो हाइलाइटर है वो लगाता हूँ। अब डिफरेंस आपको बताना है। अक्सर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि सर इधर भी वही कलर देने वाली ऑप्शन है, इधर भी ये 2 क्यों है? देखें इनमें डिफरेंस है। ये जो है ये आप देख सकते हैं, जैसे हाइलाइटर से हमने अपना एक पूरा सेंटेंस के ऊपर फेरते हैं तो बिल्कुल उसी तरह सिर्फ लाइनें हाईलाइट हुई हैं। शेडिंग में क्या है, शेडिंग में ओवरऑल वो जितना एरिया इसको आ रहा है, मतलब इसके इक्वल जो इसके फ्रंट में आ रहा है पेज का मार्जिन जिसके बाहर है उसके अंदर जितना एरिया है वो सारा येलो है, ठीक है। अगली लाइन तक भी ये स्ट्रेच हुआ है, तो यहाँ पर बीच में आपको वाइट भी नज़र आ रहा है। तो ये इनके अंदर डिफरेंस है। ये आपके टेक्स्ट के पीछे पूरा एक शेड दे दिया जाता है, जैसे रंगों के शेड हम देते हैं घरों में जो हम वाइट वॉश करवाते हैं, जबकि हाइलाइटर सिर्फ हमारे टेक्स्ट को हाईलाइट कर रहा है। तो हाइलाइटर में यहाँ पे ये कलरों की एक वैरायटी भी आपको मिल रही है। नो कलर करेंगे तो ये यहाँ से, जैसे ये है तो मैं यहाँ से नो कलर अगर करता हूँ तो ये देखें जितने को सिलेक्ट किया हुआ था नो कलर कर देते हैं, राइट। तो इन दोनों का डिफरेंस भी आपको साथ में पता चल गया और इनके काम क्या हैं ये भी पता चल गया। और ये हमारे पास फॉन्ट कलर है, जैसे मैं यहाँ पे अगर दे देता हूँ हाइलाइटर दोबारा से दे देता हूँ, चलें जी ये पिंक दे देते हैं, तो अब मैं जो टेक्स्ट का कलर है वो यहाँ से टेक्स्ट का कलर चेंज होगा, इसको मैंने येलो कर दिया। ये हमारा दूसरा लेक्चर था, तीसरा लेक्चर था, ठीक है। उसके बाद है हाउ टू डू पैराग्राफ फॉर्मेटिंग।
तो ये हमारा टेक्स्ट का मुकम्मल हो गया है। तो पैराग्राफ का ये आपको नेक्स्ट नज़र आ रहा है और इसमें पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग का जिक्र है। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास बुलेट्स हैं। बुलेट्स कहते हैं गोलियों वगैरह को, अलामतों को, निशानों को। तो यहाँ पर मैंने जो सेंटेंस लिखे हैं, अगर मैं इनको बुलेट्स लगा देता हूँ यहाँ पे, तो ये देखें, इसको येलो कलर था, इनके साथ येलो में आ गए हैं। कलर मैं सबका सेम करता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो आपको, ठीक है। ये हाइलाइटर भी मैं ख़त्म कर रहा हूँ। तो ये देखें मैंने बुलेट्स लगाई, तो हर वो सेंटेंस जो स्टार्ट हो रहा है वो बुलेट से आइडेंटिफाई हो रहा है, उसकी आइडेंटिफिकेशन है। अगर मैं यहाँ पे मज़ीद लिखता जाता हूँ तो अब नहीं बुलेट्स आ रही। इसका मतलब है बुलेट्स कब आएंगी, जब न्यू सेंटेंस या न्यू पैराग्राफ हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बुलेट्स के अलावा आप नंबर्स भी सेम ही तरीके से लगा सकते हैं यहाँ पे, जैसे ये। और इनके अंदर अगर हम यहाँ पर आएँ तो ये कुछ नए अंदाज से हमें दिया गया लिस्ट्स का ऑप्शन है। यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं ये इतने हिस्से को सिलेक्ट करके, तो मैं अगर इसको आगे ले जाता हूँ तो ये पहला और उसकी ये सारी जुज़ें हैं। इसी तरह अगर मैंने ए की भी आगे मज़ीद इसकी सब पॉइंट्स बनाने हैं तो मैं यह, तो पहला उसका ए पॉइंट और ए के अंदर 2 ऑप्शंस। तो इस तरह आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ आ गई आपको इसकी? तो ये हमारे टेक्स्ट को इंडेंट करने के लिए होता है कि हमारे मार्जिन से आगे हम इसको आगे इंडेंट कर सकते हैं, आगे पीछे, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे पास है टेक्स्ट डायरेक्शन का, इसको पैराग्राफ की अलामत भी हम समझते हैं। तो यहाँ पर तो ये इस्तेमाल होता है जहाँ पे आपने इंटर किया है उसको ये पैराग्राफ समझेगा। MS वर्ड किसको पैराग्राफ समझता है, जहाँ पे हमने इंटर कर दिया है। ये देखें ये इंटर है तो ये पैराग्राफ्स हैं, ठीक है। और ये इसकी डायरेक्शन है। अब इसका इस्तेमाल कब होता है डायरेक्शन का? देखें नॉर्मली अंग्रेज़ी जो हम लिखते हैं, तो अंग्रेज़ी हम कैसे लिखते हैं, इस तरफ से लेफ़्ट से राइट साइड पे लिखते हैं, जैसे ABCDEF। लेकिन इसके बरक्स जब हम अलिफ बे लिखते हैं तो वो अलिफ बे पे ते। लेकिन यहाँ पर ये अलिफ बे भी इधर से इस तरफ को मूव हो रही है, इसकी डायरेक्शन राइट से लेफ़्ट होती है। तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से मैं इसकी डायरेक्शन मुख्तलिफ कर देता हूँ, ठीक है। तो इनको अलहदा कर लेते हैं, इसको इसकी डायरेक्शन में रहने देते हैं अंग्रेज़ी को, और उर्दू को मैंने इसमें कर दिया। अब इसमें देखें तो ABCDE अपनी डायरेक्शन पे जा रहा है। अलिफ बे को अगर मैं देखूं तो पहले वो क्या हो रहा था, यहाँ पे जब लिख रहा था लेफ़्ट से राइट मूव कर रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, बल्कि अब अपनी तरतीब से अलिफ बे पे ते टे से जीम, ठीक है। तो ये इनका इस्तेमाल है, ये बेसिकली टेक्स्ट की डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर ये दोनों चीज़ें कंफ्यूज करती हैं स्टूडेंट को, ये भी वही चीज़ है और ये भी वही है। नहीं, वही नहीं है। यहाँ पर डायरेक्शन है, देखें ये इसकी डायरेक्शन, इसने इस तरफ से लिखने को इस तरफ को कर दिया, ये देखें, ठीक है। लेकिन अगर ये वाली मैं अगर दोबारा लगा देता हूँ तो अब क्या हुआ, अब वो इधर से इस तरफ को मूव करना शुरू कर दिया, करैक्टर इस साइड पे लिखा जा रहा है। ये क्या है, ये अलाइनमेंट है। आप टेक्स्ट को लेफ़्ट रखते हैं, सेंटर में रखते हैं, राइट में रखते हैं, ये जस्टिफाई करते हैं, ये इसलिए इस्तेमाल होता है। तो टेक्स्ट की डायरेक्शन के लिए ये इस्तेमाल होगा, जबकि टेक्स्ट को किस तरफ को हमने रखना है, जिसको अंग्रेज़ी में अलाइन करना कहते हैं, अलाइनमेंट कहते हैं, उसके लिए ये इस्तेमाल होंगे, ठीक है जी। उसके बाद लाइन स्पेसिंग है, ये हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, कुछ हमारे लाइनें मौजूद हैं। तो यहाँ से अगर लाइनों की स्पेस बढ़ा दें तो इनकी रीड एबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, पढ़ने की सलाहियत ज़्यादा हो जाती है। तो इसका अक्सर इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, राइट। ये हमारा पैराग्राफ हो गया। स्टाइल्स में यहाँ पे आप ये कुछ हेडिंग्स के स्टाइल दे सकते हैं। जैसे मैं इसको अगर इसकी हेडिंग बना देता हूँ तो ये आप यहाँ से जाएँ तो ये हेडिंग बना सकते हैं इसकी, तो ये इसलिए इस्तेमाल होते हैं। और यहाँ से स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनको आप खुद कर सकते हैं। जैसे इन पे जा रहे हैं, देखें ये अप्लाई हो रही हैं, तो ये तो आपको पता चल सकता है इससे क्या होता है। फाइंड रिप्लेस बड़ी अहम ये ऑप्शन है। मैं इसको किस लिए इस्तेमाल करता हूँ, मैंने वेबसाइट का जब टाइटल बनाना हो तो तब मैं इस्तेमाल करता हूँ इसको। जैसे ये हमारी एक वेबसाइट है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये देखें MS वर्ड असाइनमेंट लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, ठीक है, ये वाला। तो जब हम उर्दू में टाइटल यहाँ पे कहीं पे दे देते हैं तो फिर अंग्रेज़ी में साथ लिखना पड़ता है।
जैसे ये एडोब फोटोशॉप क्लास 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर टाइटल ये है। ब्लॉगर के अंदर ये मुसीबत होती है कि ये चीज़ जो है ये आपको खुद बनानी पड़ती है। तो ये कॉपी करके इसको यहाँ पर अगर मैं ना लिखता तो इसने इसको, ये चूँकि ब्लॉगर पे बनी हुई है तो इसने यहाँ पे नाम देना था ब्लॉग पोस्ट। क्या नाम देना था? ब्लॉग पोस्ट। तो उससे ये है कि फिर रैंकिंग शैंकिंग इसकी मसला होता है। तो फिर क्या किया जाता है कि ब्लॉगर में हम जाते हैं और यहाँ पर जाकर, जैसे ये हमारी पोस्ट है एडोब फोटोशॉप की, तो ये यहाँ पर मैंने खुद दिया हुआ है। परमालिंक में जाएं तो ये यहाँ पे खुद मैंने दिया हुआ है, बनाया हुआ है ये। जैसे यहाँ से न्यू पोस्ट मैं लेता हूँ, जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ ये वैसे ब्लॉगर से मुतल्लिक़ है, आपसे मुतल्लिक़ नहीं है। सिंपली ये मैं बता देता हूँ, ऐसे लेक्चर लंबा हो जाएगा, कि हमें ज़रूरत होती है कि जैसे ये है एडोब फोटोशॉप ट्यूटोरियल, तो इनके अंदर ये लाजमी देना है अगर आपने लिंक देना है। तो ये अगर आपने लिखा हुआ है, जैसे मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, तो यहाँ पे अब मैं बजाय इसके कि एक में देता रहूँ, मैं वही चीज़ जो अभी यहाँ पे समझाने वाला हूँ वो यहाँ पे अप्लाई करूँगा। मैं फाइंड करूँगा और रिप्लेस कर दूँगा, या सीधा सीधा आए, पहले फाइंड करके तो फिर रिप्लेस किया जाता है। तो मैंने ये स्पेसें यहाँ से फाइंड करनी है, स्पेस दबाया, स्पेस इसने फाइंड कर ली, ठीक है जी। तो स्पेस इसने फाइंड कर ली, मैं कहता हूँ जी रिप्लेस करो अब। तो स्पेस इसने फाइंड की हुई है, मैं रिप्लेस में वो दे देता हूँ जो डैशें मैंने देनी है। तो रिप्लेस ऑल करूँगा तो ये आप देखें ऊपर सब में आ गया, मतलब स्पेसें सब में थी। मैंने उसको कहा कि स्पेस फाइंड करो, उसने स्पेसें फाइंड कर ली। मैंने उसको कहा कि जिधर भी स्पेस होगी वहाँ पे आपने क्या देना है? डैश देनी है। यही चीज़ यहाँ पर भी हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको कहता हूँ फाइंड, या सीधा सीधा रिप्लेस आप दबा दें, फाइंड में आप दबा दें कि यहाँ से स्पेसें फाइंड करो, और इसको क्या लगा दो, स्पेसें जहाँ जहाँ पे हैं रिप्लेस कर दो इसके साथ, इस डैश के साथ। वो कह रहा है, वो ऊपर चूँकि वो सारे ये नीचे देखें ना, ये सारी स्पेसें थी तो उसने सारी ही कर दी हैं, ठीक है। तो मुझे इसमें ही चाहिए थी, तो यहाँ से कंट्रोल Z कर लेते हैं हम। अब इन सब पे अप्लाई करते हैं। हमने यहाँ पे बार बार फिक्रा इस्तेमाल किया है, अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर दी लेजी डॉग। तो ब्राउन की जगह हमने पिंक लिखना है। अब अगर आपने 1000 सफ़ों की किताब कंपोज करके तैयार करके दे दी, किसी ने आपको दी हुई थी, लिखारी ने हाथ से लिख के आपने कंप्यूटर पे कंपोज करके दे दी, बाद में उस लिखारी को याद आता है, और यार मैंने तो जहाँ पे ब्राउन लिखा था वहाँ पे तो पिंक लिखना चाहिए था। अब आपको दोबारा वो कहता है जी कि मुझे वहाँ पे ब्राउन लिख के दो, सॉरी पिंक लिख के दो जहाँ जहाँ पे ब्राउन लिखा था। 1000 सफ़ों की किताब कंपोज की, मतलब दोबारा उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, हर लाइन पे जाना पड़ेगा, उधर ब्राउन की जगह पिंक लिखना पड़ेगा। तो उसका एक आसान हल है, वही जो अभी हमने अप्लाई किया था। हम फाइंड पे जाते हैं और इसको कहते हैं कि जहाँ जहाँ पे ब्राउन है उसको फाइंड कर लो, ठीक है। फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो ये हाईलाइट करता जाएगा। हम उसको कहते हैं रिप्लेस कर दो, जिधर जिधर ब्राउन है उसको किस से रिप्लेस कर दो? पिंक से। अगर तो आपने सिर्फ 2-3 जगहों पे तब्दीली करनी है तो फिर एक जगह रिप्लेस करके, तो ये अब नेक्स्ट आया, मैंने इधर नहीं करना, मैंने बस 1-2 जगह ही करना। मैं इसको कहता हूँ इसको छोड़ दो, अगला फाइंड करो, अगला किया, ये आ गया। ऐसे मैं कहता हूँ अगला फाइंड करो, और मैं कहता हूँ हाँ इसको कर दो। पहला किया, 2 छोड़े, वो किया, फिर हम यहाँ से 1-2 छोड़ के करना चाहें तो ये होता है 1 by 1। लेकिन अगर उसने कहा नहीं यार जहाँ जहाँ पे ब्राउन लिखा था बस पिंक ही कर दो, तो सबसे आसान काम हो गया। ब्राउन को फाइंड किया, पिंक लिखा और बस एक क्लिक की और जान छूट गई। 12 रिप्लेसमेंट्स हो गई हैं 12 जगह पे। यहाँ पे ये देखें पिंक, और भी जहाँ कहीं पे था पिंक पिंक हो गया वहाँ पे, ठीक है। तो ये फाइंड एंड रिप्लेस की जो ऑप्शन है इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो गया फाइंड रिप्लेस। और सेलेक्ट में सेलेक्ट ऑल से आप सारा सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं तो उनको आप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ऑटो शेप्स आप बनाते हैं,
ठीक है, इंसर्ट ऑटो शेप कोई और बना लेते हैं साथ में। तो अगर आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं तो फिर सेलेक्ट पे जाएं और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स करें। वो तो जाने चाहिए लेकिन पता नहीं क्यों नहीं ये कर रहा। ठीक है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स कर देने चाहिए। ऑब्जेक्ट्स ये किसको कह रहा है, पिक्चर ऐड कर लेते हैं। अब इसने पता नहीं किसको ऑब्जेक्ट का हुआ है। एनी हाउ चलें इससे आगे बढ़ते हैं हम। इंसर्ट में हम देखते हैं तो सबसे पहले कवर पेज है। आपने जो फाइल बनाई हुई है उस पर अगर कोई कवर पेज लगाना है तो यहाँ पे आएँ और यहाँ पर हम साल दे देते हैं जी, कौन सा साल है। ज़ाहिर है ये 2023 आज 2 तारीख है, वो आ गई। यहाँ पे ये आप नाम लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ लर्न विद, ठीक है। यहाँ पे कैम्ब्रिज लैंग्वेज कॉलेज लिख देते हैं जी, ये आथर है। टाइप दी डॉक्यूमेंट टाइटल जी, ये नोट्स हैं और बाकी डिटेल्स आप लिख सकते हैं। तो ये मैंने एक ही ऐड किया है, ये पहला, ठीक है। जूम कम कर लेता हूँ। तो ये मैंने एक ऐड किया है। तो यहाँ पर एक पूरी वैरायटी है जो आप ऐड कर सकते हैं, राइट। इससे आगे बढ़ते हैं हम। लेक्चर कितना हो गया हमारा ये भी चेक करना पड़ेगा, तो तकरीबन 41 मिनट का हो चुका है। तो इससे आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं हम जी, ड्रा एंड एडिट टेबल यूजिंग MS वर्ड। तो इसके 2 लेक्चर हैं, मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से कवर कर देता हूँ इसको। देखें, टेबल जो है वो इस्तेमाल होता है डाटा को सॉर्ट करने के लिए। किसके लिए? सॉर्टिंग के लिए। और अगर इसको डिफाइन करना हो तो टेबल क्या चीज़ है, ये क्या भला है। तो टेबल कॉलमों और कतारों का मजमूआ है। कॉलम कौन से होते हैं? वर्टिकल जो होते हैं, ऐसे सीधे, ठीक है। और कतारें कौन सी होती हैं? जो इस तरफ को होती हैं, ऐसे, ठीक है, रोज होती हैं। तो इंसर्ट में हम जाते हैं यहाँ से और ये हमारे पास टेबल की ऑप्शन है। ये पेज ब्रेक को भी हम साथ में देखते हैं, ठीक है। अभी हम इसको कर लें तो टेबल पे मैं जाता हूँ और यहाँ पर टेबल इंसर्ट करने के हमारे पास 2-3 तरीके हैं। सबसे पहला है, ये हमारे पास कुछ ग्रिड्स हैं, हम इन पे आते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 ये कॉलम्स हैं। ये देखें इस तरफ को जो है ना, ये कॉलम होता है। और रो कौन सी होती है? ये, ठीक है। तो मैं इसको कहता हूँ कि जी जैसे सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, एज, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ये इतने इसके कॉलम बन जाएंगे। और मैं कहता हूँ जी ये कितने बंदों का डाटा है जी? 5 का। तो ऊपर टाइटल आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 रोज बनती हैं ये। तो पहले मैं टाइटल दे देता हूँ, जूम ज़रा ज़्यादा कर देता हूँ। सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, एज, एड्रेस और उसके बाद है कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है जी। तो ये हमारे पास टाइटल आ गया और मैंने कहा था कि 5 बंदों का डाटा है। तो 1 रो, 2 रोज, 3 रोज, 4 रोज और ये कौन सी हो गई? 5 रोज, ठीक है। और कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 कॉलम हो गए, ठीक है। कितने हो गए? 6 कॉलम हो गए। तो रोज कितनी है? 5। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कॉलम हमेशा ये होते हैं वर्टिकल, और हॉरिजेंटल हमेशा क्या होंगी? हमारी रोज होंगी। जैसे ये हमारी रो है, ठीक है। ये नहीं भूलना। आपके जो घरों में मेज़ होते हैं उनके जो वो होते हैं ना पाए, जिन पे वो खड़े होते हैं, वो कॉलम है। और वो जो ऊपर है जिन पे हम चीज़ें रखते हैं वो क्या हैं? रोज़ हैं। तो वो घर वाले टेबल की एक ही रो होती है। और अगर हम उसको एक एंगल से देखें तो वो तकरीबन 2 कॉलम बनते हैं। उधर से देखें 2 कॉलम है, उधर से, ठीक है। तो ये हमारे कॉलम और रोज़ हैं। तो मैंने पहले बताया कि टेबल है क्या? कॉलमों और कतारों का मजमूआ। इस्तेमाल किस लिए होता है? डाटा को तरतीब देने के लिए। 5 स्टूडेंट्स को आप पेपर दे देते हैं, उनको कहते हैं अपना पर्सनल डाटा दें। तो वो हो सकता है नाम और वल्दियत तो सबकी सेम हो, लेकिन तीसरे नंबर पे हो सकता है कि जहाँ पे एक ने एज लिखी है तीसरे ने वहाँ पे एड्रेस लिखा हो।
चौथे ने वहाँ पे हो सकता है कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हो। ये तरतीबें सब की मुख्तलिफ हो सकती हैं, तो ऐसे में वो एक बंदे की बुनियाद पे दूसरे डाटे को आप नहीं परख सकते। तो उसका बेहतरीन हल ये है कि आप एक टेबल बनाएं और जहाँ पे भी उन्होंने लिखा है आप सब की एज इस पे लिख लें, सब के एड्रेस इसमें लिख लें। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी अंसर अख्तर, जो भी ये फर्जी नाम है। ठीक है, सॉरी नाम मैंने यहाँ पे लिख दी है, आप लोगों ने भी पास से बताया कि भाई ये रॉन्ग हो रहा है। ये हमने कहाँ पे लिखने थे, ये यहाँ पर लिखने थे हमने। ठीक है, यहाँ पर हमने देने हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पे सीरियल नंबर देने हैं। फादर नेम मैं यहाँ पे बस फर्जी से लिख रहा हूँ, आप लोगों ने बाकायदा अच्छे से इन डाटा जो है वो फर्जी बना लें या कहीं से कुछ ले लें एग्जाम्पल, तो आपने बाकायदा लिखना है। एज आप लिख लें यहाँ पे जो भी लिखनी है, ये सब कुछ फर्जी है। ठीक है, क्योंकि हमने टाइम को भी देखना है, काफ़ी टाइम हमारा लग रहा है। यहाँ पे आप एड्रेस वगैरह लिख सकते हैं। तो वैसे तो एड्रेस लंबा होता है, मैं यहाँ पे शॉर्ट लिख रहा हूँ क्योंकि फिर इसको एडजस्ट करने में टाइम लग जाएगा। और यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ कि चूँकि ये एक वीडियो में लेक्चर को मुकम्मल करना है हमने, और तकरीबन पौने 1 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड हो चुका है। तो ये हमारा टेबल बन गया। यहाँ पर हमें बाद में याद आया कि आजकल तो व्हाट्सएप नंबर भी होते हैं, अब मैं वो कहाँ पे ऐड करूँ, ये तो मसला बन गया। तो उसके लिए एक हल है। उसका हल ये है कि आप इस कॉलम को सिलेक्ट करें, कॉलम चाहिए ना हमें, व्हाट्सएप नंबर शामिल करना है, तो इस पर राइट क्लिक कर लें। यहाँ पर हम देखते हैं कि इंसर्ट में हमें कॉलम, इंसर्ट कॉलम की ऑप्शन मिल रही है। लेफ़्ट साइड पे भी आप शामिल कर सकते हैं यानी इस साइड पे, और इसी तरह राइट साइड पे भी यानी इस साइड पे। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड है। अगर आपने व्हाट्सएप नंबर पहले लिखना है तो आप इधर ऐड कर लें इसको, और अगर आपने बाद में लिखना है तो आप राइट साइड पे ऐड कर लें, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया। तो यहाँ पे आप व्हाट्सएप नंबर शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप व्हाट्सएप नंबर दे दें। मैं फ़िलहाल जो कॉपी किया हुआ था उसको पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और बाद में आपको याद आया कि यहाँ पर तो हमें एक कॉलम ऊपर और चाहिए था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और कॉलम रो अबाउ कर देंगे। अगर इसके नीचे चाहिए तो फिर बिलो करेंगे। तो रो अबाउ कर दिया, और यहाँ पर हम कह देते हैं जी सीरियल नंबर। तो यहाँ पर हम इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं जी इन या नंबर्स ओनली, इन नंबर्स, नेम, लेटर्स में लिखना है, लेटर्स में लिखना है, नंबर्स लिखने हैं, लेटर्स, यहाँ आप कैपिटल लेटर कह दें जी, ओनली कैपिटल लेटर्स, हमने तो हैर स्मॉल ही लिखे हैं। कॉन्टैक्ट नंबर, नंबर्स, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर, नंबर्स। ठीक है, तो मज़ीद आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, नंबर या जो भी आपने इंस्ट्रक्शन देनी है। इसकी फ़ॉन्ट हम छोटी कर लेते हैं, ये इंस्ट्रक्शंस हैं, ये दरमियान में कर लेते हैं। इनको भी मैं सेलेक्ट करता हूँ। एक तो मैं राइट क्लिक करके, ये लाजमी आपको पता होना चाहिए, सेल की अलाइनमेंट हमें पता होना चाहिए कि हमें दरमियान में इनको रखना है जी। ठीक है, इनको भी दरमियान में रखना है। हमने राइट क्लिक किया, सेल अलाइनमेंट सेंटर कर दिया। तो ये सेंटर की ऑप्शन से दोनों तरफ से सेंटर में है। इसको हम कैपिटल कर लेते हैं, सॉरी बोल्ड कर लेते हैं, और यहाँ से इसको हम शेड दे देते हैं ताकि थोड़ा मुख्तलिफ हो जाए। और इसको भी इसको हम ब्लैक शेड दे देते हैं, और वाइट इसको टेक्स्ट दे देते हैं। ठीक है जी, ये कुछ ज़्यादा स्मॉल हो गया। ठीक है जी, अब यहाँ पर मिसाल के तौर पे ये मैं कह रहा हूँ जी ज़्यादा नंबर घेर रहा है, तो हम इसको टेक्स्ट को डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। तो उसके लिए राइट क्लिक करें, और ये टेक्स्ट डायरेक्शन आ रही है, इस पर क्लिक करें, और मैं कहता हूँ जी इस तरफ की डायरेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, ये लें जी, इस तरफ को डायरेक्शन होगी। ठीक है,
इतने एरिया को सिलेक्ट करते हैं और राइट क्लिक, बॉर्डर्स एंड शेडिंग्स, मैं कहता हूँ जी इसका बॉर्डर वाइट रखो इतने एरिया का, और वाइट नहीं हुआ, बॉर्डर एंड शेडिंग वाइट, वाइट की बजाय फिर कलर हम इसका कर लेते हैं येलो, ये नहीं, ठीक है। ये आप पे डिपेंड है, ये भी नहीं कोई बेहतर नहीं लग रहा। ये लें, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल के तौर पे हमने बनाया है। इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं जी? मर्ज सेल्स। मर्ज सेल्स क्या है कि आप कुछ सेल्स को मिला के एक सेल बना लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं टैब दबा के यहाँ पर एक और ले लेता हूँ नीचे रो, हमें ये जी एक ही चाहिए रो, तो इस रो को हम सेल्स को ख़त्म करने के लिए मर्ज सेल्स करेंगे, तो ये हो गया। या आप कहते हैं कि नहीं जी ये नीचे जो है ये ज़्यादा इसके मैं चाहता हूँ कि कॉलम बने इसके अंदर, तो मर्ज की बजाय हम स्प्लिट भी कर सकते हैं। वो कह रहा है कितने कॉलम बनाने हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 हैं ये, मैं कहता हूँ 10 बना दो, वो इससे ज़्यादा हो जाएंगे। रो मैं कहता हूँ एक ही रहे, अगर ज़्यादा बनानी है इसके नीचे भी तो 2 लिखेंगे। तो ये हमने स्प्लिट कर दिया, ये 10 कॉलम बन गए, ठीक है। तो यहाँ से डिलीट अगर करने हैं सेल आपने, तो राइट क्लिक करके डिलीट सेल्स कर दें, ओके कर दें, तो ये शिफ्ट हो गया। इसी तरह आप यहाँ पर देखें अगर, तो ये आपको अरेजर नज़र आ रहा है। अगर आपने किसी चीज़ को अरेज करना है तो आप इस तरह अरेज कर सकते हैं, क्लिक करके अरेज कर सकते हैं किसी चीज़ को, ठीक है। ये लें। बॉर्डर का आप स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, जैसे ये है तो यहाँ से ये बॉर्डर है तो इसकी विड्थ भी चेंज कर सकते हैं, आप इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मैं दोबारा इसको लगा देता हूँ, ये लें जी, ठीक है। तो आई थिंक के टेबल के हवाले से तकरीबन सारी ही मैंने, ऑटो फिट है कि आपके कंटेंट को ये खुद फिट करेगा। राइट क्लिक करें और ऑटो फिट में जाएं, जैसे मैं कह रहा हूँ जी कि कंटेंट्स के हिसाब से इसको एडजस्ट करें, तो जैसे जैसे कंटेंट था इसने उसको ऑटो फिट कर दिया। ये हमारी टेबल की पहली ऑप्शन थी, ग्रिड्स वाली। इंसर्ट टेबल क्या है, इंसर्ट में आप उसको बता देते हैं कि कितने टेबल में आपको सॉरी दोबारा ड्रा पे चला गया, ड्रा जो है, चलें ड्रा को पहले कर लेते हैं, अगर वो ही सामने आ गया है तो यहाँ से ड्रा पे जाएं और यहाँ से इस तरह से ड्रा कर सकते हैं, कॉलम बना सकते हैं आप, रोज बना सकते हैं, बाकी सारा काम वो सेम ही है। इससे अगली जो ऑप्शन है हमारे पास, अगली जो ऑप्शन है वो है इंसर्ट टेबल की। तो आप इसको बताते हैं कितने कॉलम चाहिए, कितनी रोज़ चाहिए। मैं कहता हूँ जी कि मुझे 6 कॉलम चाहिए, 3 रोज़ चाहिए। तो अब आपको अगर कन्फ्यूजन है तो पता चल जाएगा जी रोज़ कौन सी होती हैं और कॉलम कौन से, 6 कॉलम कौन से हैं और रोज़ कौन सी हैं। ये देखें, ये 6 कॉलम है ये वाले, ठीक है, और ये रोज़ हैं 3, ठीक है। तो इंसर्ट से जाके आप इनको कर सकते हैं। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल है, आपने टेक्स्ट के अंदर स्पेसें अगर दी हुई हैं तो आप उसको कहते हैं जी कि जहाँ जहाँ पे मैंने दी हुई है ना स्पेस, अदर में मैं यहाँ पे कर देता हूँ, स्पेस दबा देता हूँ। मैं कहता हूँ जहाँ जहाँ पे स्पेसें हैं वहाँ पे जो है वो टेबल का कॉलम बन जाए। तो वो देखें जहाँ जहाँ पे स्पेसें थी वहाँ पे कॉलम बन गया। समझ आई इस चीज़ की? तो ये हमारे टेबल के हवाले से था। क्विक टेबल हैं, आप बने बनाए टेबल इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप बने
जो टेबल आपके पास मौजूद है, या जो टेबल आपके पास मौजूद है, आप उसके ऊपर अगर कोई टेबल लगाना चाहते हैं यहाँ से, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा टेबल भी कवर हो गया। पेज ब्रेक था। पेज ब्रेक ये है कि आप एक पेज पे मौजूद हैं, तो आप चाह रहे हैं कि इससे अगला कंटेंट अगले पेज पे चला जाए। जैसे मैं कहता हूँ कि डॉग से आगे जितना कंटेंट है अगले पेज पे चला जाए, तो पेज ब्रेक करेंगे तो देखें ये इधर आ गया, पिछला पिछले पेज पे रह गया। ब्लैंक पेज है, आपको खाली पेज चाहिए इससे आगे, तो आप यहाँ पे ब्लैंक पेज करेंगे तो वो देखें ये यहाँ पर मौजूद है और आगे एक बिल्कुल खाली ब्लैंक पेज आ गया। तो पेज ब्रेक और ब्लैंक पेज में फ़र्क है, ये भी स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देता है। ब्लैंक पेज में खाली सफ़ा और जो पेज ब्रेक है उसके अंदर क्या है कि आपको क्या एक जो टेक्स्ट आपका था, आप आधा टेक्स्ट दूसरी तरफ लेके जाना चाहते हैं तो ब्रेक कर लेते हैं, अपने आधे सफ़े का कंटेंट दूसरे सफ़े पे ले जाते हैं। पिक्चर इंसर्ट करनी हो आपने अपने डॉक्यूमेंट में, तो पिक्चर पे क्लिक करें और आपके कंप्यूटर के अंदर जो पिक्चर्स मौजूद हैं आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये एक बिल्डिंग की पिक्चर है मेरे पास, तो ये आ गई हमारे सामने। जैसे ये आई तो आप देखें ये ऊपर आपका रिबन भी चेंज हो गया। यहाँ से आप ब्राइटनेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे होती है ना धूप रोशनी, तो वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा है हमारा कंट्रास्ट, धुंधलापन कम ज़्यादा कम कर सकते हैं आप। जैसे ये देखें कम हो गया, धुंधलापन ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ये ब्राइटनेस और कंट्रास्ट है। उसके बाद कलर है, तो यहाँ पर ये हमारा कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे ये देखें रेड है, ब्लैक एंड वाइट है, ओल्ड जो हमारे पुराने दौर की बिल्डिंग्स होती थी, ठीक है। और उसके बाद जो हमारी मुतलका ऑप्शंस हैं इनको फ़िलहाल रहने देते हैं। रीसेट पिक्चर आप करेंगे तो ये वापस चली जाएगी, अपनी असली हालत में चली जाएगी। मैं अनडू कर देता हूँ। और अगर चेंज पिक्चर करेंगे तो यहाँ से आप पिक्चर डिफरेंट ले सकते हैं। यहाँ से आप मुख्तलिफ उन्होंने इसके फ्रेम्स दिए हुए हैं, लेकिन मैं इसको साइज़ को छोटा करता हूँ ताकि आपको पता चले। ये देखें, कहा तो इसको पिक्चर स्टाइल गया, लेकिन मुझे ये ऐसे ही लगता है जैसे पिक्चर फ्रेम कराई गई है, ठीक है जी। तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के स्टाइल हैं इसके, यहाँ पे आप इन स्टाइल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। और उसके बाद है पिक्चर शेप्स। ये इतनी कोई कारआमद तो नहीं मुझे ये लगती, सहूलत उन्होंने दी हुई है, तो आप देख लें इसको। जैसे मैं ये लगाता हूँ तो ये देखें पिक्चर शेप्स के अंदर चली गई है। पिक्चर के बॉर्डर के हवाले से हम देखें तो यहाँ से आप बॉर्डर दे सकते हैं। बॉर्डर का आप यहाँ से स्टाइल, उसकी विथ सब कुछ चेंज कर सकते हैं। डैशेस लगा सकते हैं आप यहाँ पर, विथ लगा के देंगे तो ज़्यादा नुमाया नज़र आएगी। अब मेरा हाल 9 लाइन मैं कर देता हूँ यहाँ से, ज़रूरत नहीं है हमें इसकी। पिक्चर को इफेक्ट लगा सकते हैं, यहाँ से शेडोज़ लगा सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। आप यहाँ से 3D रोटेशन लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो ये वो चीज़ें जो आप खुद चेक कर सकते हैं जब आप पॉइंटर लेके जाएंगे इनके ऊपर। चेयर ले आएँ आप, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर पोजीशन है, आप किस पोजीशन में अपने डॉक्यूमेंट में अपनी पिक्चर को रखना चाहते हैं यहाँ से दे सकते हैं। टेक्स्ट रैपिंग बड़ी काम की ज़रूरत है, क्यों? देखें मैं यहाँ से उठा के इधर लेके जा रहा हूँ, नहीं जा रही, लेकिन अगर मैं यहाँ से टेक्स्ट पे जाके टाइट की ऑप्शन ले लेता हूँ तो अब मैं इसको आगे पीछे मूव कर सकता हूँ, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे है स्केयर है। सो स्केयर का क्या फ़ायदा है, यहाँ पे ऊपर हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं वहाँ पे इसको लेके जाता हूँ। स्केयर करेंगे तो इसके चारों तरफ आपका टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको मज़ीद छोटा कर लेता हूँ। ये देखें ये स्पेसों की वजह से इस तरह आ रहा है, अदरवाइज़ ये स्केयर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है इन लाइन विद टेक्स्ट। देखें अभी ये इसके इर्द गिर्द आ रहा है। इन लाइन विद टेक्स्ट करेंगे तो किसी एक लाइन में ये आ जाएगा। ये देखें ये लाइन में आ गया, टू चेंज ये दें, ठीक है। तो ये लाइन में आ गया। इसी तरह से टाइट भी हो गया। बिहाइंड टेक्स्ट है, आपके टेक्स्ट के पीछे चली जाएगी आपकी इमेज। और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट है तो आपके टेक्स्ट के फ्रंट में आ जाएगी। इसका और भी इस्तेमाल है, आगे चल के मैं आपको बता देता हूँ। टॉप एंड बॉटम है कि इसके ऊपर और नीचे टेक्स्ट होगा, ये देखें पिक्चर उसके अंदर है। और इसी तरह से थ्रो है कि जैसे जैसे आपका टेक्स्ट है, आपका इमेज जैसे होगा टेक्स्ट वहाँ तक चला जाएगा इसके अंदर। अगर ये यहाँ से आड़ी तिरछी होती तो टेक्स्ट वहाँ तक दंसा होना था, ठीक है। समझ आ गई यहाँ तक आपको।
उसके बाद है ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक, यहाँ पर भी ये मौजूद हैं। तो इसके लिए मज़ीद आगे हम जाते हैं तो वहाँ पे ये मैं आपको बता देता हूँ। अलाइन है तो इसको आप अपने मिडल में रखना चाहते हैं, कहाँ पर अपने पेज के अलाइन करना चाहते हैं आप इसको अलाइन कर सकते हैं। उसके बाद क्रॉपिंग है, बड़ी काम की ये सहूलत है। आप कोई पिक्चर का कोई हिस्सा काटना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे मैं कोई इंसानी तस्वीर ऐड कर लेता हूँ, जैसे ये एक पिक्चर है सिंध की है, ठीक है। तो यहाँ पर मिसाल के तौर पे मैं क्रॉप करना चाहता हूँ जी कि मैं चाहता हूँ जी कि ये बंदे कट जाएं, तो ये जो सिंधी बंदा मौजूद है ये यहाँ पर रह जाए, तो आप क्रॉपिंग कर सकते हैं। क्रॉप होता है काटना, वैसे क्रॉप फसल काटने को भी कहते हैं, फसल को भी कहते हैं। तो क्रॉप का मतलब यहाँ पर क्या है कि आप इतने तस्वीर के नापसंदीदा हिस्सों को काट सकते हैं। हमारा इंसर्ट भी काफ़ी हद तक कवर हो गया। पिक्चर और उसके बाद क्लिप आर्ट है। क्लिप आर्ट में एक सिंपल बात यह है कि जैसे मैंने बुक लिखा है, गो टू करेंगे तो एक तो ये हमारे अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की आ गए हैं, दो यहाँ पे ऊपर क्लिप आर्ट। अगर इंटरनेट कनेक्ट नहीं होगा तो ये बाकी नहीं आएंगी। तो यहाँ पर इंटरनेट कनेक्ट है तो मज़ीद भी आ गई हैं हमारे पास। तो यहाँ से आप ये ऐड कर सकते हैं, जैसे ये मैंने ऐड की, इसका भी कलर शलर चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, अब बाकी सारी चीज़ें अभी अभी मैंने बताई हैं, दोबारा रिवीजन की ज़रूरत नहीं है। तो इनमें फ़र्क आपको लाजमी पता होना चाहिए। पिक्चर और क्लिप आर्ट में फ़र्क ये है कि पिक्चर एक ओरिजिनल तस्वीर होती है और क्लिप आर्ट को कुछ ना कुछ आर्टिफिशियल टच दिया होता है, वो आर्टिफिशियल होती है। मतलब अगर आप यहाँ पे देखें, जैसे ये मैन है तो यहाँ पर मैं एक मैन ऐड कर देता हूँ, तो ये देखें ये बंदूक की तस्वीरें हैं, तो मगर क्या है, इनको कुछ ना कुछ आर्टिफिशियल टच मिला हुआ है। यहाँ पे अब सिंधी मैन तो नहीं मैं ढूंढ सकता इतनी जल्दी में, तो ये हमारे पास यहाँ पर कहीं पे आ गई होगी, इसको टाइट करना पड़ेगा, टाइट की ऑप्शन यूज़ करनी पड़ेगी। मतलब ये आप तस्वीरों को यहाँ पे भी देख लें, ये आ गई है कहीं पे ऊपर, मेरा हेल्थ गुजरी है यहाँ से। ये है जी, तो इसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग ऐसी है जिसकी वजह से इसको क्लिप आर्ट बोला गया है, ठीक है। तो नॉर्मली ये भी तकरीबन तस्वीर ही आ गई है क्लिप आर्ट के नाम पे। क्लिप जो होते हैं ना वो तकरीबन उनमें कुछ ना कुछ आर्टिफिशियल टच लाजमी होता है, ठीक है। उसके बाद शेप्स हैं, ये शेप्स यहाँ से आप ड्रा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक ये शेप ड्रा कर लेता हूँ, इसकी बजाय हम सिलेंडर ले लेते हैं कि यहाँ से यहाँ पे ऊपर मौजूद होगा, क्योंकि इसमें येलो डॉट नहीं आ रहा, मैं चाह रहा हूँ कि वो भी आपको साथ में पता चल जाए। ये आ गया, तो ये येलो डॉट से आप इसके अंदर चेंजिंग ला सकते हैं। ये देखें कुछ शेप्स में ये होता है, कुछ में नहीं होता। ये जो ग्रीन है इसके ज़रिए आप रोटेट कर सकते हैं इसको, ठीक है जी। यहाँ से आप इसके अंदर चेंजिंग भी ला सकते हैं, इसके कलर के अंदर, इसके बॉर्डर के अंदर। तो ये आपने खुद ले आना, क्योंकि आप इन पर कर्सर पॉइंटर लेके जाते हैं तो ये अप्लाई हो जाती हैं। शेप की फिलिंग में आके यहाँ से आप नो फिल कर सकते हैं। मोर कलर में जाके ये मज़ीद आप यहाँ से कस्टमाइज़ कलर ले सकते हैं। बैक जाते हैं, यहाँ से आप पिक्चर लगा सकते हैं कोई और, जैसे ये लगा देता हूँ मैं, ठीक है। अंडू कर देता हूँ। आप यहाँ पर ग्रेडियंट लगा सकते हैं, जैसे ये लग गया, ठीक है। ये ग्रेडियंट है, ये लग गया। या फिर आप यहाँ पे टेक्सचर लगा सकते हैं, आप यहाँ पर पैटर्न लगा सकते हैं, जैसे ये पैटर्न आपका कलर आ गया, इसमें विदाउट कलर भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। आगे समझ इसकी। ये हमारी एक शेप है। यहाँ पर मैं साथ ही बता देता हूँ, यहाँ पर हमारे पास वर्ड आर्ट है, तो वर्ड आर्ट ले लेते हैं एक। इस पर जो भी आपने टेक्स्ट लिखना है आप लिख सकते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ ये टेक्स्ट इसके ऊपर आए। अब हम इस्तेमाल करेंगे अभी जो थोड़ी देर पहले हम यहाँ पे देख रहे थे, ये ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक। तो मैं कहता हूँ सेंड टू बैक कर दो इसको, या इसको मैं लेता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ और ये टाइट की ऑप्शन है, मैं कहता हूँ इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करने से ये इसके आगे आ जाएगी,
ये लें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर स्मार्ट आर्ट है और चार्ट है। जैसे ये हमारे पास एक स्मार्ट आर्ट है, तो यहाँ सर एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये है, रिसाइकलिंग की है, तो यहाँ पर मिसाल के तौर पे आप देख लें कि डबल क्लिक करता हूँ मैं इस पर, तो ये रिसाइकलिंग की एक मैंने ले ली है स्मार्ट आर्ट। यहाँ पे हम लिख देते हैं जी के बॉटल प्रोडक्शन, प्लास्टिक की बोतल या शीशे की जो होती हैं, ठीक है, उसकी प्रोडक्शन होती है। उसके बाद वो जो है वो मार्केट में आती है, कह सकते हैं जी सेल आउट हो जाती है, मार्केट में आती है। मार्केट से आगे कस्टमर लेता है, वो यूज़ करता है और फिर दोबारा से वो रिसाइकिंग के लिए किधर आ जाती है, आप कह लें जी कि कंपनी में आ जाती है या मैन्युफैक्चरर के पास आ जाती है, ठीक है जी। तो ये साइकिल चलता रहता है कि मैन्युफैक्चरर के पास आई, फिर प्रोडक्शन हुई, फिर सेल आउट हुई, फिर मार्केट में गई, फिर कस्टमर ने यूज़ किया, फिर दोबारा आ गई मैन्युफैक्चरर के पास, शीशे की या प्लास्टिक की बॉटल्स हैं। तो ये तो एक मैंने उसका बनाया है, इसकी मतलब कि प्लास्टिक की बोतल का या शीशे की। यहाँ पे आप इनके कलर चेंज कर सकते हैं, इनके स्टाइल चेंज कर सकते हैं, 3D टाइप इनको कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें वो चीज़ें हैं जिन पे आप अपने कर्सर को लेके जाएंगे, ये अप्लाई होती जाएंगी। इनमें कुछ समझने समझाने वाली इतनी ज़्यादा ज़रूरत वाली चीज़ है ही नहीं, ठीक है। चार्ट है यहाँ पर, ये एक्सेल में हम कवर कर लेंगे साथ में। लास्ट टाइम जो मेरा इसमें लेक्चर मौजूद है, वीडियो लेक्चर MS वर्ड का, वहाँ पर ये मैंने डिटेल में बताया हुआ है। मैं चाह रहा हूँ कि अभी टाइम हमारी क्लास का ख़त्म हो रहा है, तो ये साथ में हम कवर कर लें। आगे पेज लेआउट है, तो ये इसके लिए चार्ट के लिए आप एक टेबल बना लें और टेबल के अंदर जो आपने कंटेंट लिखा होगा वो इसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये पाई है, तो ये टेबल आपका यहाँ पर साथ में आ गया है, ठीक है। तो आप इसके अंदर जो भी चेंजिंग्स करेंगे वो इसके ऊपर अप्लाई होती जाएंगी। जैसे मैं यहाँ पे ये 3rd क्वार्टर है, थर्ड क्वार्टर 1.4 है, इसको अगर मैं 2 कर देता हूँ तो ये देखें यहाँ पर ये इंक्रीज़ हो गया। यहाँ पर ये फर्स्ट क्वार्टर है, ये 8.2 है, मैं इसको 5 कर देता हूँ तो ये देखें ये कम हो गया। मैं इसको मज़ीद कम करता हूँ, 2 कर देता हूँ तो ये सेकंड क्वार्टर चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरह आप इसको, ये एक बुनियादी चीज़ है, इसको मज़ीद भी आप समझ सकते हैं, मज़ीद भी इसमें बहुत कुछ है। मैं चाह रहा हूँ कि एक्सेल में इस पर डिटेल पे मैंने काम किया हुआ है, तो वहाँ से आप देख लें। और अगर वहाँ पर वो नहीं अभी तक अपलोड मैंने किया तो मुझे बताइएगा, मैं वो वीडियो अपलोड कर दूँगा, मेरे पास मौजूद है, या फिर हम दोबारा नहीं बना लेंगे। तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है, तो ये ऑलरेडी बने बनाए टेक्स्ट बॉक्स मौजूद हैं। जैसे आजकल बुक्स में 7 डेफिनेशंस आ रही होती हैं, बच्चों के जो चैप्टर्स होते हैं उनमें भी खास तौर पे होती हैं। तो ये बने बनाए टेक्स्ट बॉक्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, इन्हें कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इन पे क्या काम किया जा सकता है मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। यहाँ पे इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, और मैं यहाँ से ड्रा करूँगा इसको। यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करता हूँ, ये कर लिया मैंने। तो यहाँ पर मैं जो टेक्स्ट लिख रहा हूँ ये इससे अलग है, इसकी जो कानून है, जो बाकी टेक्स्ट है इस पे अप्लाई नहीं होंगे, करैक्टरिस्टिक्स इस पे अप्लाई नहीं होंगी। मैं अगर इसकी डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ यहाँ से, ये देखें डायरेक्शन इस तरफ को हो गई है। और अगर मैं यहाँ से आके इसकी जो आउटलाइन है उसको नो आउटलाइन कर देता हूँ, तो अब जो इतने एक्सपर्ट नहीं हैं उन वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये किस तरह से डायरेक्शन चेंज हुई है। तो ये हमने क्या इस्तेमाल किया है, टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल किया है। तो ये आपसे मुतल्लिका जो चीज़ें थी, डेट एंड टाइम इसमें है, ड्रॉप कैप है,
ये अहम चीज़ें हैं। वर्ड आर्ट आप देख चुके हैं, तो ये हाइपरलिंक भी रह गया, इसको भी हम देखते हैं। हाइपरलिंक क्या चीज़ है? अच्छा, यहाँ पे मैं वो चीज़ें फोकस कर रहा हूँ जो आपसे मुतल्लिक़ हैं, ठीक है। जो इतनी मुतल्लिक़ नहीं है वो नहीं मैं फोकस कर रहा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किधर गया एमएस वर्ड, ये है। तो यहाँ पर हमारा रह गया था हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या है कि मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पर लिख लेता हूँ जी इमेज। इमेज में इंसर्ट नहीं इसमें करना चाह रहा, बल्कि इसके साथ लिंक कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, हाइपरलिंक पे जाऊँगा और यहाँ से कोई इमेज दे दूँगा जो मेरे डेस्कटॉप पे मौजूद है। अब मुझे नहीं पता ये कौन सा इमेज है, मैं इसको अटैच कर देता हूँ। अब मैं अगर कंट्रोल दबा के इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो जो भी इसके साथ इमेज अटैच था वो खुल जाएगा। ये एक इमेज है, ठीक है, तो ये खुल गया है। दूसरा इसका क्या इस्तेमाल किया जा सकता है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको कहता हूँ जी कि इसके साथ मैं अटैच करना चाहता हूँ अपनी वेबसाइट का एड्रेस। मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर जाकर हाइपरलिंक, और हाइपरलिंक में मैं क्या कर देता हूँ, मैं कहता हूँ जी कि ये एड्रेस कर दो, ओके। अब मैं अगर इस पर आके कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करता हूँ तो ये इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा, आई थिंक इंटरनेट एक्सप्लोरर है, तो ये सीधा इसको मेरी वेबसाइट पे ले गया, क्योंकि इसके अंदर हाइपर लिंक हुई है मेरी वेबसाइट का वेबसाइट एड्रेस, ठीक है। ये देखें, तो इस तरह से हम हाइपरलिंक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। अक्सर जो ईमेल्स होती हैं या कुछ प्रोफेशनल लेवल के डॉक्यूमेंट होते हैं तो वहाँ पे अपनी वेबसाइट्स वगैरह का या इस तरह से लिंक दिया गया होता है। डेट एंड टाइम इंसर्ट करने के दो तरीके हैं। जैसे ये मैंने इस डॉक्यूमेंट को अभी इंसर्ट किया है तो मैं यहाँ पे डेट एंड टाइम इसका इंसर्ट कर देता हूँ। 10 मतलब अक्टूबर 2, 2023 है, 12:04 और कितने सेकंड है, 49। ये मैंने सिंपल तरीके से किया है। जब कभी भी ये कहीं भी दुनिया में जाके खोलेंगे ये वाली डेट आएगी जी कि इस डेट को ये डॉक्यूमेंट बना था। एक दूसरी चीज़ है इसके साथ ही, मैं यहाँ से जाता हूँ डेट एंड टाइम में, बल्कि ये अपडेट हुआ है पहले ही, 12:04 और 49 पे ये हुआ था, ठीक है, इंसर्ट हुआ था। अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव एज़ की है, पहले भी एक डॉक्यूमेंट मौजूद था। अब मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। ये याद रखना है कितने बजे हुआ था, इतने बजे। साथ मैंने सहूलत क्या लगाई हुई है, टिक क्या किया है मैंने यहाँ से, ये क्या किया हुआ है, टिक किया हुआ है अपडेट ऑटोमेटिकली। 12:04 49 है। क्लोज़ करते हैं इसको। अब दोबारा उसको खोलते हैं। कितने हो गए हैं, 12:05। हमने कितने पे ऐड किया था, 4, मतलब ये अपडेट हो गया। दूसरा मैं करता हूँ इंसर्ट डेट एंड टाइम। अभी 12:06 हुए हैं और 18 सेकंड हुए हैं। अब ये मैं ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ से ओके करता हूँ। अब थोड़ी देर बाद अगर मैं दोबारा जाके खोलूँगा तो यही टाइम रहेगा। ऊपर वाले में 7 टिक किया था। आप जिस कंप्यूटर पे जाके इसको खोलेंगे उस पर जो डेट एंड टाइम सेट है वो शो होगा, लेकिन ये जो सेकंड है जिस पे हमने टिक नहीं किया अपडेट ऑटोमेटिकली, जहाँ मर्जी दुनिया में जाके खोलें यही डेट और यही टाइम आएगा कि ये इस वक्त इस डेट को ये बना था डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो इंसर्ट के अंदर डेट एंड टाइम भी हो गया। सिंबल यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। मोर सिंबल्स में जाएं तो मज़ीद यहाँ पे आप W की सीरियल में अगर चले जाएं, यहाँ से वेब डिंग्स विंग डिंग्स हैं यहाँ पे, ये तो इसमें मज़ीद आपके काम के सिंबल्स होंगे, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। समझ आ गई यहाँ तक आपको? तो यहाँ से आप इंक्रीज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये उसके बाद ड्रॉप कैप है। ड्रॉप कैप का क्या इस्तेमाल है,
ड्रॉप कैप में क्या है कि ड्रॉप कहते हैं, जैसे होता है ना पानी का कतरा, ड्रॉप लटका होना, ठीक है, किसी चीज़ का लटका होना। कैप कहते हैं मुखिया को, सरदार को, रहनुमा को, लीडर को, नुमाया को, ठीक है। तो मतलब पहला करैक्टर जो है वो लटका होगा यहाँ तक, वो नुमाया होगा यहाँ तक। कहाँ तक होगा ये हमें खुद डिसाइड करना है। जैसे ये है तो ये 3 लाइनों का है, ये है तो ये लाइनें सारी आगे हैं, ओ पीछे है आपका जो पहला लेटर जो भी होगा। मैं ड्रॉप कैप पे जाता हूँ, यहाँ से आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, कितनी लाइनों तक ड्रॉप करना है ये आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट, टेक्स्ट से कितना दूर होना चाहिए ये भी डिसाइड कर सकते हैं। ओके किया तो ये हमारा आ गया, ठीक है। यहाँ से हम इसको इस वाली ऑप्शन में ले जाते हैं। तो मैंने 4-5 लाइनों का किया था, देखें 4-5 लाइनों पे। तो ये ड्रॉप कैप है। फर्स्ट ईयर की अंग्रेज़ी की किताबें अगर आपको याद हो, पढ़ रहा है कोई या पढ़ चुका है तो उसमें है। उसके बाद पेज लेआउट है, इसमें थीम्स हैं, आप कोई भी थीम लगा सकते हैं अपने, मतलब ये देखें फ़ॉन्ट चेंज हो रही है इन थीम्स के अंदर जो भी फ़ॉन्ट है। और अगर आपने ऑब्जेक्ट यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे ऊपर हमने टेक्स्ट बॉक्स कहीं पे इस्तेमाल किया था, नीचे किया था आई थिंक, वैसे इस पे चेक करते हैं, ये देखें चेंज हो रहा है, नज़र आया आपको। इसको मैं ये टेक्स्ट बॉक्स नीचे है उधर ले जाते हैं, ये यहाँ पे हम कोई भी थीम लगा सकते हैं, ये देखें, ठीक है। तो ये फ़ॉन्ट भी उस थीम के हवाले से सेट होगी और कलर भी। उसके बाद ये कलर और फ़ॉन्ट और इफ़ेक्ट आप खुद भी चेंज कर सकते हैं आके, ठीक है। तो इसमें भी आप खुद इनको अप्लाई करके देख सकते हैं, इसमें समझने वाली कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, साइज़ पेज सेटअप से मुतल्लिक़ है। इसके बाद हम प्रिंट को बेहतर तौर पे समझ और सरअंजाम दे सकते हैं। तो पेज लेआउट जो है ये क्या चीज़ है, देखें इसमें 3 चीज़ें होती हैं पेज लेआउट के अंदर, ये आप नोट भी कर लें अगर करना चाहते हैं। तो पेज लेआउट के अंदर 3 चीज़ें बड़ी अहम है, एक आपके मार्जिन्स, एक आपकी ओरिएंटेशन और एक आपका साइज़। मार्जिन्स क्या होता है, आप स्कूल जाते रहे पेपर देने, बचपन में फुटा लेके जाते थे, क्यों जी, पेपर की साइडों पे हाशिए लगाने हैं, तो वो ही चीज़ मार्जिन कहलाती है। आप अपने डॉक्यूमेंट के चारों इतराफ में, ये देखें इधर से मार्जिन है, इधर से है, यहाँ पर ऊपर से मार्जिन होगा, तो आप अपने डॉक्यूमेंट के चारों इतराफ जो खाली जगह छोड़ते हैं, कस्टम मार्जिन में मैं जाता हूँ तो ये देखें ये टेक्स्ट है आपका और ये साइडों से आपको वाइट एरिया नज़र आ रहा है, तो ये मार्जिन कहलाता है। अगर मैं इसको यहाँ से जाके कम ज़्यादा करता हूँ तो ये भी यहाँ पे कम ज़्यादा होगा। जैसे ये मैं इसको अगर देखें ज़्यादा कर रहा हूँ तो ये देखें ऊपर ज़्यादा हो गया मार्जिन, कम करता हूँ तो ये देखें कम हो रहा है। तो चारों साइडों से आप मार्जिन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो पेज के चारों तरफ टेक्स्ट के अलावा जो खाली हिस्सा आप छोड़ देते हैं वो क्या कहलाता है, मार्जिन कहलाता है। दूसरी जो चीज़ है वो है ओरिएंटेशन। तो देखें पेपर को आप सीधा जब इस्तेमाल करेंगे, जूम मैं कम कर देता हूँ, ये देखें ये सीधे इस्तेमाल हुए हैं। तो इनको अगर मैं लेटी हुई फॉर्म में लैंडस्केप इस्तेमाल करूं तो ये देखें इस तरफ को होगा। तो सीधा इस्तेमाल करना पोर्ट्रेट, और दूसरी अकबी जो इसकी होती है लेटी हुई फॉर्म जो होती है इसको क्या कहते हैं, लैंडस्केप, ठीक है। उसके बाद अगली चीज़ है साइज़, पेपर साइज़। तो 3 किस्म के हमारी मार्केट में पेपर साइज़ इस्तेमाल होते हैं, लेटर, A4 और उसके बाद यहाँ पे होगा लीगल नीचे, ठीक है, ये लीगल। तो नॉर्मली हम A4 इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास भी इस टाइम जो है वो A4 साइज़ है, तो ये A4 साइज़ होता है, ठीक है। कॉलम्स, मैं यहाँ से न्यू ले लेता हूँ एक डॉक्यूमेंट, जूम इसका मैं 100 कर देता हूँ। नॉर्मली हम जो लिख रहे होते हैं वो सिंगल कॉलम में लिख रहे होते हैं, ऐसे ही है। अगर मैं कहता हूँ जी कि ये मैं आगे 3 कॉलम कर लूँ और ये भी ना ख़राब हो, तो वो समझाने के लिए मैं कॉलम आपको पढ़ा रहा हूँ। लेआउट में चले जाते हैं और यहाँ से कॉलम में मैं कहता हूँ जी इससे आगे 3 कॉलम करने हैं। अगर तो मैं ओके कर दूंगा तो पिछला सारा ख़राब हो जाएगा, मैं जानबूझ के ज़रा करता हूँ। ये देखें मैं कहता हूँ नहीं पिछला नहीं ख़राब करना, आगे 3 कॉलम हो जाएं। मैं मोर कॉलम पे जाता हूँ, 3 कॉलम पे जाता हूँ और अगला आप जिस पॉइंट फॉरवर्ड करेंगे तो ही अगला होगा, नहीं तो पिछले का भी बेड़ा गर्क कर देंगे हम। तो मैं यहाँ से जिस पॉइंट फॉरवर्ड करूँगा पिछला ठीक है। नया कॉलम बनाते हैं,
यहाँ से अब दूसरे कॉलम की तरफ जाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, ब्रेक इस्तेमाल करेंगे। जैसे पेज ब्रेक थोड़ी देर पहले किया था उसी तरह कॉलम ब्रेक करेंगे तो ये चलेंगे नेक्स्ट। ठीक है, इससे आगे आपने जाना है फिर कॉलम ब्रेक ले लेंगे यहाँ से। ठीक है जी। तो इस तरह से आप अब अगर दोबारा सिंगल कॉलम में जाना है तो फिर दोबारा दिस पॉइंट फॉरवर्ड करना है, नहीं तो पिछला खराब हो जाएगा। होल डॉक्यूमेंट करेंगे तो सारे का सारा ही सिंगल हो जाएगा। हमें इससे आगे करना है, पिछले को नहीं खराब करना। ठीक है, इसी तरह इससे आगे हम जाएं तो वाटर मार्क है। तो वाटर मार्क क्या है कि आप अपने टेक्स्ट के डॉक्यूमेंट के पीछे, अपने टेक्स्ट के पीछे और डॉक्यूमेंट के अंदर ये दे देते हैं कोई भी टेक्स्ट। जैसे मैं यहाँ से जाता हूँ और इसको मैं कस्टमाइज़ कर लेता हूँ। ये तो बने बनाए हैं तो मैं कस्टमाइज़ वाटरमार्क पे चला जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी लर्न विद शकील अंजुम। अब ये डॉक्यूमेंट कस्टमाइज़ हो गया, वो देखें पीछे लिखा हुआ है। इसी तरह से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये मतलब डायगोनल है, थोड़ा सा ये 45 के एंगल पे है। अगर आप हॉरिजॉन्टल करेंगे तो ये देखें ये इस तरफ हॉरिजॉन्टल हो गया। वर्टिकल की सहूलत तो नहीं यहाँ पे मौजूद। ठीक है, उसके बाद है सेमी ट्रांसपेरेंट। अगर आप ये ख़त्म कर देंगे तो ये थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगा, तो सेमी ट्रांसपेरेंट ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए। फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप पिक्चर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं ये इस्तेमाल कर देता हूँ तो वो देखें पीछे पिक्चर आ गई। ठीक है जी। पेज कलर आप चेंज कर सकते हैं, ये प्रिंट में नहीं आता इसलिए मैं ज़्यादा इस पर नहीं फोकस करता। पेज बॉर्डर यहाँ पर दे सकते हैं आप, यहाँ से इसके आप मुख्तलिफ स्टाइल चूज़ कर सकते हैं, इसकी विड्थ चूज़ कर सकते हैं। ये चूँकि लेक्चर ऑलरेडी आप सारे ये देख चुके हैं तो मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना चाह रहा क्योंकि ऑलरेडी लेक्चर बहुत लंबे हो गए हैं। शेडिंग मैं अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ आपको होम में, जब मैंने हाइलाइटर भी बताया था। ठीक है, तो आप बॉर्डर भी लगा सकते हैं अपने। अगर आप ये पेज बॉर्डर करेंगे तो पेज पे लगेगा, अगर ये वाला करेंगे तो जो आपका टेक्स्ट है सिर्फ उस पे लगेगा। तो मैं पेज बॉर्डर लगा देता हूँ, शेडो लगा देता हूँ यहाँ से। और ये मैं एप्पल्स अगर लगा दी हैं, चलो ठीक है, यही ठीक है। तो इनकी विड्थ कम कर देते हैं। ये नॉर्मली इतना इस्तेमाल तो नहीं होता लेकिन चले मैंने लगा दिया। ठीक है, पेज कलर हो गया, पेज बॉर्डर हो गया, और आई थिंक कि ये आपसे जो मुतल्लिका चीज़ें थी वो मैंने सारी कर दी हैं। यहाँ पे जैसे ये ग्रुप अनग्रुप का है तो ये भी मैं बताता चलूँ कि यहाँ से आप इन चीज़ों को ग्रुप कर सकते हैं आपस में। इनको ग्रुप शुरू किया जा सकता है आपस में और अनग्रुप किया जा सकता है। जैसे ये है, ये क्या चेंजिंग इसको ही हो जाती है, नया ऐड करते हैं, इंसर्ट शेप्स। चलो यही कर लेते हैं जल्दी में। तो इनको अगर मैं यहाँ से ग्रुप कर देता हूँ तो अब ये जिधर जाएंगे इकट्ठे ही जाएंगे, अनग्रुप करेंगे तो अलहदा हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि तकरीबन जितने भी चीज़ें आपको ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ इन लेक्चर्स के अंदर, वो सारी ही मैंने तकरीबन कवर की हैं। अगर कोई कमी बेशी रहती है तो वो आपने अब जाकर हमारे जो दूसरे लेक्चर हैं उनमें देखना है। लेकिन मेरे ख्याल में मैंने अपनी बेस्ट जितना भी था, और तकरीबन मैं पिछले 1.5 घंटे से मुसलसल बोल रहा हूँ, तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अब मौका आपके पास जो क्लास में मौजूद हैं, किसी को किसी बात की समझ नहीं आई तो मुझे पूछे, मैं दोबारा रिवाइज़ कर देता हूँ। आ गई है? कोई क्वेश्चन हो? सब क्लियर है? तो उम्मीद है कि YouTube पर आप भी इससे मुस्तफ़ीद होंगे, या जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो भी मुस्तफ़ीद होंगे। तो अब आपके कमेंट्स और आपके लाइक्स बनते हैं और शेयर भी बनते हैं। ठीक है, इसको शेयर करें दोस्तों के साथ, और उम्मीद है कि ये आपके लिए और जो भी ऑनलाइन सीख रहे हैं सबके लिए फ़ायदा मंद होगा। अब असाइनमेंट आपकी बनाना बनती है, और आज तो टाइम ख़त्म हो गया, कल इंशाल्लाह आपकी असाइनमेंट्स होंगी। ठीक है, YouTube पे देखने वाले तमाम स्टूडेंट्स को अल्लाह हाफिज़, और लाइक और कमेंट्स तो अब बनते ही हैं।